नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 72वीं बीपीएससी से संबंधित करंट अफेयर को देख रहे हैं। करंट अफेयर की इस क्लास में बढ़ने से पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन किस नेचर के आ रहे हैं इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में लगभग सभी एग्जाम्स में, चाहे वो बिहार के एग्जाम्स हो या यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो, पेपर का नेचर चेंज हुआ है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। पहले जो क्वेश्चन वन लाइनर आते थे, जिनको किसी भी मैगजीन से पढ़ करके 2-3 बार पढ़ लें और जो भी वन लाइनर फैक्चुअल मैगजीन आती थी आराम से इजीली किए जा सकते थे 70 से 80% तक करंट अफेयर। लेकिन अभी जो नया ट्रेंड उभर के आ रहा है, उसमें जब तक आप डिटेल्ड स्टडी नहीं करेंगे तब तक प्रश्नों को करना थोड़ा सा मुश्किल है। कहीं सिली मिस्टेक हो जाएगी, कहीं नॉलेज गैप समझ में आएगा। तो अब जो भी करंट अफेयर देखें उसको बदलते हुए एग्जाम ट्रेंड के अनुसार नया कंटेंट समझने की या पढ़ने की कोशिश करें। उसी रिगार्डिंग ये वीडियो है आज का। तो देखते हैं कि करंट अफेयर के कौन कौन से मुद्दे पिछले 1 साल के दौरान प्रचलित रहे हैं। आज की पहली न्यूज है, कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बना है। स्टेट कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है। उसके बाद ये एनटीसीए के पास, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास गया, वहां से इसको अप्रूवल मिल चुका है। जो भी टाइगर रिजर्व बनता है, नया टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के तहत स्थापित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार पहले एक प्रस्ताव क्रिएट करती है, उस प्रस्ताव को एनटीसीए के पास भेजती है। एनटीसीए उसको एग्जामिन करने के बाद केंद्र सरकार को भेजता है, और जब केंद्र सरकार अप्रूवल कर देती है तो वह फिर से राज्य सरकार के पास आता है। इसके बाद राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है और आम नागरिकों से आपत्ति को मांगती है। आम नागरिकों की आपत्ति के समाधान के बाद राज्य सरकार फाइनल नोटिफिकेशन जारी करती है। ये था किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया के तहत कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। इससे पहले बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व था वह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था। यह टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो ये पहला टाइगर रिजर्व था, और कैमूर में जो नया टाइगर रिजर्व बना ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व है। कैमूर क्षेत्र का यह टाइगर रिजर्व बिहार और मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है, इन दोनों के बीच एक कॉरिडोर का काम करेगा। बिहार और मध्य प्रदेश के वनों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण वन्य जीव कॉरिडोर है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या इस टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, चिंकारा, सांभर, नीलगाय, मोर, गरुड़, सर्प, साल, सागौन, महुआ जैसी जैव विविधता पाई जाती है। तो यह था कैमूर टाइगर रिजर्व से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, किस आर्टिकल के तहत इसको अनुमति दी जाती है। पहली बात, बिहार का कौन सा टाइगर रिजर्व है। दूसरी बात, पहला कौन सा था। तीसरा फैक्ट, पारिस्थितिकी महत्व इसका, यहाँ कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, इसको संरक्षण से क्या लाभ होंगे। यह जैव विविधता को बढ़ावा देगा। पहली चीज, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर दबाव कम होगा, अवैध शिकार पर नियंत्रण होगा और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। यही थी आपकी आज की पहली न्यूज। इसके बाद बढ़ते हैं अब दूसरी न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इनकी शपथ राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन ने करवाई। राज्यसभा का अध्यक्ष आप लोग जानते हैं कि कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं, और उपराष्ट्रपति होने के नाते ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी हैं या पदेन सभापति भी हैं। तो सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। नीतीश कुमार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। यह 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार ने 2005 के बाद से लगातार कई कार्यकालों में बिहार का नेतृत्व किया। 2005 के बाद यह 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2005 के बाद। और 20 नवंबर 2025 को इन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यह एक रिकॉर्ड है, इससे ज्यादा अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने बिहार में शपथ नहीं ली है।
इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जनता दल से की थी। 1994 में जॉर्ज फर्नांडीज के साथ इन्होंने समता पार्टी की स्थापना की। इसको याद रखना, 1994 में जॉर्ज फर्नांडीज के साथ समता पार्टी की स्थापना की और 2003 में समता पार्टी के एक प्रमुख गुट का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया, यानी कि जदयू में विलय हो गया। नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान जो इनके प्रमुख योगदान रहे हैं, इन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था सुधारने में महत्वपूर्ण कार्य किया, जंगल राज को खत्म करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, शराबबंदी जैसे इन्होंने फैसले लिए, इंफ्रा पर कार्य किया, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम जिसमें 7 निश्चय जैसे कार्यक्रम बिहार में संचालित हो रहे हैं। यह कार्यक्रम बिहार नीतीश कुमार की सरकार की ही देन है। इन सब योगदानों के कारण नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। यह था नीतीश कुमार से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट हुए। इन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। पहली चीज, 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 2005 से लगातार कई कार्यकालों तक बिहार का नेतृत्व करते रहे। 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, यह एक रिकॉर्ड था। राजनीतिक पृष्ठभूमि में इन्होंने जनता दल से शुरुआत की, जॉर्ज फर्नांडीज के साथ समता पार्टी की स्थापना की, ठीक, और 2003 में यही समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में मर्ज हो गई। अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर। तो इस क्लास की तीसरी न्यूज है गूगल्स प्रोजेक्ट सन कैचर। गूगल का सन कैचर प्रोजेक्ट क्या है? यह प्रोजेक्ट, गूगल ने सन कैचर प्रोजेक्ट के तहत घोषणा की है कि स्पेस में सोलर एनर्जी से संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा केंद्र डेवलप किए जाएंगे। सन कैचर प्रोजेक्ट के तहत गूगल ने स्पेस में सोलर एनर्जी से चलने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। ओके, यह एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत सैटेलाइट के बीच फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक के माध्यम से स्पेस में सन कैचर प्रोजेक्ट के तहत फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से टेंस ऑफ टेराबिट पर सेकंड की स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक होता क्या है। फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक के तहत डेटा को फोकस्ड लेजर बीम, लाइट की फोकस्ड लेजर बीम के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाता है। और इस प्रोजेक्ट में उपग्रहों के बीच या सैटेलाइट के बीच डेटा को फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक के माध्यम से ट्रांसमिट किया जाएगा। इसमें जो योजना है वह है 2027 तक गूगल 2 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत गूगल 2027 तक 2 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इस प्रोजेक्ट में टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग किया जाना है। ये टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? यह गूगल के द्वारा बनाई गई कुछ चिप्स हैं। गूगल के द्वारा बनाई गई ये चिप है और इन चिप का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों को उन्नत करने, एडवांस बनाने के लिए किया जाएगा। यह पहले क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो यह एनर्जी इफिशिएंट इंफ्रा को बढ़ावा दे रही है, पहली चीज। दूसरा, पर्यावरण प्रभाव को कम करेगी। तीसरी चीज, भविष्य के अंतरिक्ष आधारित कंप्यूटिंग का मार्ग ये प्रशस्त करेगी। तो यह था गूगल का सन कैचर प्रोजेक्ट। याद रखना, ये पूछा जा सकता है। यह थी आपकी तीसरी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है करंट अफेयर की, बिहार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी। बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। बिहार सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति 2026 लागू की है। यह नीति औद्योगिकरण को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बिहार को पूर्वी भारत का एक
टेक्नोलॉजी हब बनाने का उद्देश्य रखती है, या इस योजना के तहत इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इसकी अन्य विशेषताएं देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर पॉलिसी 7 निश्चय 3 प्रॉस्पेरस इंडस्ट्री एंड एम्पावर्ड बिहार के तहत इस योजना को तैयार किया गया है। इस योजना की जो इसके तहत प्रमुख प्रोत्साहन दिए जाने हैं, उसमें 100 करोड़ की परियोजना लागत पर प्रति ₹1 एकड़ की सांकेतिक दर से भूमि को आवंटित किया जाएगा। एक प्रोत्साहन। दूसरा, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट दी जाएगी। परियोजना लागत कम करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी भी इसके तहत प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इसमें जो निवेश और अवसंरचना से संबंधित प्रमुख प्रावधान है वह है कि 5,000 करोड़ से अधिक निवेश के 3 प्रमुख सेमीकंडक्टर यूनिट्स स्थापित करने की इस योजना के तहत प्रावधान है या उद्देश्य है। फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग सुविधाओं का विकास किया जाएगा। लगभग 25,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने का टारगेट रखा गया है। 2 लाख से अधिक रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जनरेट होने की इसमें संभावना है। तो यही थी बिहार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी। आपको इस करंट अफेयर की न्यूज के तहत डेटा बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, माइंड पे बहुत ज्यादा ओवरलोड ना दें। जो मोटी मोटी चीजें हैं उनको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, उससे आप जो भी क्वेश्चन आएगा उसको एलिमिनेट करके सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा डेटा ना तो याद रहता है, उससे एक्स्ट्रा ओवर बर्डन ही बढ़ता है। तो उस तरह के डेटा बहुत ज्यादा याद करने के एफर्ट ना करें, चीजों को समझें और समझने के बाद एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ठीक। और बार बार जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं। यह थी आज की चौथी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है, जो करंट अफेयर की अगली घटना है, वह है भारत ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप को जीत लिया है, ठीक। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह पहली बार हुआ भारत ने जब आईसीसी महिला विश्व कप को जीता है। भारत ने पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप जीता है। इससे पहले भारत 2 बार फाइनल में पहुंचा है, 2005 और 2017, लेकिन एक बार भी भारत विजेता नहीं बना। तो ये पहली बार था। इस दौरान जो ये विश्व कप हुआ है, इसमें भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। इस फैक्ट को याद रखना। इसकी कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। यह महिला विश्व कप का 13वां संस्करण है। पहली चीज, भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से मेजबानी की इसमें, और 8 टीमों ने इस विश्व कप में भाग लिया था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद महिला विश्व कप जीतने वाला विश्व का चौथा देश है। इस विश्व कप को जीतने के बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद विश्व का चौथा देश बन गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट इस आज की इस खबर में। पहला है कि प्लेयर ऑफ द मैच इसमें शेफाली वर्मा रही हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा रही हैं, और इस पूरे विश्व कप के दौरान भारतीय टीम का जो कोच था, भारतीय महिला टीम के जो कोच थे वह अमूल मजूमदार थे। तो इनको आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है। बड़ी घटना है महिला विश्व कप का जीतना भारत का, तो इसको याद रखना। भारत ने पहली बार जीता है, दक्षिण अफ्रीका को हराया था, कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने महिला विश्व कप जीता है, भारत विश्व का चौथा देश बना, ठीक। इतनी चीजें इसमें याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर है 2025 में वंदे मातरम को लिखे हुए 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 के दिन इसकी रचना की थी। उस दिन अक्षय नवमी भी थी।
इस गीत का सबसे पहले प्रकाशन बंग दर्शन नामक एक पत्रिका में किया गया था। उसके बाद यह वंदे मातरम गीत आनंद मठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसके प्रथम 2 पदों को, कितने पदों को? इसके प्रथम 2 पदों को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। जो वंदे मातरम गीत है, इस गीत की रचना मूल रूप से संस्कृत निष्ठ बांग्ला भाषा में की गई थी। किस भाषा में की गई थी? संस्कृत निष्ठ बांग्ला भाषा। इस गीत को संगीत रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे स्वरबद्ध किया और 1896 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार 1896 में 1896 में आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उस अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत माता का प्रतीकात्मक चित्रण करता था और इसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति के प्रमुख प्रेरणा स्रोत के रूप में भूमिका निभाई। तो इस गीत को लिखे हुए 150 साल पूरे हो चुके हैं। यह वैसे तो मूलतः हिस्ट्री का प्रश्न बनेगा, 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस क्वेश्चन को या इससे संबंधित कुछ पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहें, इसको याद रखें। ठीक, यह थी आपकी 6वीं न्यूज। अगली खबर है आपकी पारंपरिक चिकित्सा पर या WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का वैश्विक शिखर सम्मेलन। भारत ने दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में द्वितीय WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। WHO सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम December 17 to 19, 2025। यह भारत में आयोजित किया गया WHO का दूसरा ट्रेडिशनल मेडिसिन पर समिट था। इससे पहले 2023 में गांधीनगर गुजरात में पहला समिट आयोजित किया गया था। इस समिट को WHO आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। इस सम्मेलन की जो थीम थी वह थी रीस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। हिंदी में संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। थीम कई बार पूछी जाती है, तो थीम को याद रखना हिंदी में या इंग्लिश में। कोशिश करना थीम इंग्लिश में याद रहे, हिंदी में कई बार ट्रांसलेशन में चेंज भी हो जाती है, तो इंग्लिश में थीम याद रखना रीस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वह पारंपरिक चिकित्सा को वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, उनको रिसर्च बेस्ड बना करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ एकीकृत करना। कहने का तात्पर्य एलोपैथी और होम्योपैथी, आयुर्वेद और जो भी हमारी सोवा रिग्बा, जो भी ट्रेडिशनल हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनको एलोपैथ के साथ संयुक्त करना या उनके साथ एकीकृत करना इस सम्मेलन का एक उद्देश्य है। इस समिट में 100 से अधिक देशों के नीति निर्माता, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन की चर्चा WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी 2025 to 2034 के अनुरूप हुई। इसमें जो चर्चा हुई वो चर्चा इस स्ट्रेटजी के अनुरूप की गई। इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, सुन लीजिए। इसमें जो चर्चा के मुख्य विषय थे वह स्वास्थ्य प्रणाली, सुशासन, बायोडायवर्सिटी, स्वदेशी ज्ञान, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI और बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें चर्चा के मुख्य विषय रहे। तो यह भारत में आयोजित दूसरा ट्रेडिशनल मेडिसिन पर WHO का सम्मेलन था। इससे पहले सम्मेलन 2023 में गांधीनगर में किया गया। याद रखना, नई दिल्ली दूसरा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन
सम्मेलन। यही थी आपकी इस क्लास की समसामयिकी या करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हमने जो पढ़ा है वो याद रहे और उससे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो याद रखने के लिए और उससे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उसके लिए इसमें कुछ प्रश्नों को, कुछ क्वेश्चंस को आपकी प्रैक्टिस के लिए शामिल किया गया है। तो उन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीतीश कुमार रिसेंट राज्यसभा नॉमिनेशन। नीतीश कुमार की हालिया राज्यसभा नामांकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह के प्रश्न खूब बन रहे हैं। वन लाइनर की जगह अब प्रश्न पत्र में इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलते हैं। पहला स्टेटमेंट था, राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार का नामांकन राष्ट्रीय स्तर की संसदीय राजनीति में उनके प्रथम प्रवेश को दर्शाता है। नीतीश कुमार नॉमिनेशन टू द राज्यसभा मार्क्स हिज फर्स्ट एंट्री इनटू द पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स एट द नॉमिनेशन लेवल। दूसरा स्टेटमेंट था, नीतीश कुमार को फाउंडेड द समता पार्टी विद जॉर्ज फर्नांडीज which was later merged into the जनता दल यूनाइटेड। ये दो स्टेटमेंट है। इन दो स्टेटमेंट में कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल ए सही, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी कथन एक और कथन दो दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो कथन एक सही है और ना ही कथन दो सही है। इस बार ये ऑप्शन ई भी आएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी। नीतीश कुमार का राज्यसभा में प्रथम नॉमिनेशन है, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर की संसदीय राजनीति में शामिल हो चुके हैं। अटल बिहारी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी के कार्यकाल में नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और ये लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो ये ऑप्शन गलत, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यह स्टेटमेंट सही है कि इन्होंने जॉर्ज फर्नांडीज के साथ समता पार्टी की स्थापना की थी और वह बाद में जनता दल यूनाइटेड में मर्ज हो गया था। सही आंसर आपका बी। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार सेमीकंडक्टर नीति। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। The policy aim to promote semiconductor manufacturing, encouraging the establishment of fab and ATMP facilities in Bihar. Statement second, under the policy, eligible project may receive land at a token rate of 1 per acre for every 100 crore of project cost. बिहार सेमीकंडक्टर नीति के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। यह नीति बिहार में फैब तथा एटीएमपी सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देती है। स्टेटमेंट दूसरा था आपका, इस नीति के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं को प्रत्येक 100 करोड़ की परियोजना लागत पर ₹1 प्रति एकड़ की सांकेतिक दर से भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन एक सही, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कथन दो सही है, ऑप्शन सी कथन एक और कथन दो दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो कथन एक सही है और ना ही कथन दो, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है, हम लोग देख चुके हैं इस न्यूज को, तो याद कीजिए इसका सही आंसर है इसके दोनों ही कथन। यह नीति फैब और एटीएमपी सुविधाओं को बढ़ावा देती है। इस नीति के अंतर्गत जो परियोजनाएं हैं उनको 100 करोड़ की परियोजना लागत पर ₹1 प्रति एकड़ की सांकेतिक दर से भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो इस प्रश्न के दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन held in December 2025 was hosted by which Indian city? बनना क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन में आपके गांधीनगर, वाराणसी, नई दिल्ली, बंगलुरु और ई ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है सी,
दूसरी जो WHO की बैठक हुई है, WHO का इंटरनेशनल मेडिसिन पे जो दूसरा समिट हुआ है वह नई दिल्ली में हुआ। पहला समिट हुआ था गांधीनगर में और सेकंड समिट हुआ है नई दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाता है नई दिल्ली। तो यह थी आपकी करंट अफेयर से संबंधित क्लास। धन्यवाद।